अस्सलाम वालेकुम, ये है आईना और मैं हूँ मोहम्मद ताहिर। असली खबरें जाली खबरों के दरमियान गुम हो रही है। मुख्तलिफ सूबे बजट पेश कर रहे हैं, मगर आदाद व शुमार के इस गोरख धंधे पर कोई बहस नहीं कर रहा और बहसें हो रही है मुख्तलिफ जाली तनाज़ात पर। एमक्यूएम ने तनाज़ात का एक तूफ़ान गर्म किया है। हम्माद सिद्दीकी मंजर आम पर आ रहे हैं, उन्होंने राब्ते अपने बहाल किए हैं। एक दूसरा मौजू है वफाकी हुकूमत के हवाले से। वफाकी बजट पेश होने के बाद अब वफाकी काबीना में रद्द-बदल के इशारे हैं। कहा यह जा रहा है कि मुख्तलिफ वज़ारतें तब्दील हो रही है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ की डावाडोल कुर्सी के हवाले से भी कयास आरइया जारी है। एक तीसरा मौजू सिंध काबीना के इजलास से मुताल्लिक है। आज सिंध हुकूमत ने अपना बजट पेश किया है, मगर इससे पहले जो सिंध काबीना का इजलास हुआ है, उसमें 2 वुज़रा के गायब होने की इत्तला है। एक वज़ीर बाद में शरीक हुए, दूसरे नहीं हो सके। कहानी क्या है, ये आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले एमक्यूएम से मुताल्लिक मौजू को ले लेते हैं। एमक्यूएम के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स मौजूद हैं, साल हर साल से ये आपस में लड़ रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि एमक्यूएम को वफाकी बजट में कराची के हवाले से एक एजेंडा सेटिंग करनी चाहिए थी। होना तो ये चाहिए था कि सिंध हुकूमत जो बजट पेश करने वाली थी, उस हवाले से वो ज़मीन को गर्म कर दी। मगर ऐसे अहम मौके पर मुस्तफ़ा कमाल और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब लड़ पड़े। एमक्यूएम के ग्रुप्स मुख्तलिफ मौज़ूआत पर लड़ते रहते हैं, लेकिन ये जो वक्त था, इस वक्त के हवाले से काफ़ी सारे सवालात गर्दिश करने लगे। एमक्यूएम की माजी में एक तारीख रही है। अहम तरीन कराची के मसाइल के हवाले से जिस तरह वो सौदेबाजियों में शरीक रहे हैं, और मरहूम रहमान मलिक साहब जो किरदार अदा करते रहे हैं ब्रीफ केसेस के हवाले से, और उसमें एमक्यूएम कराची के हुकूक का जिस तरह सौदा करती रही है, ये सारी बातें ज़बाज़द आम व ख़ास हैं। अफ़सोसनाक तौर पर जो मौजूदा तनाज़ा है मुस्तफ़ा कमाल और खालिद मकबूल के दरमियान, उसका तनाज़ुर भी यही बना कि इस अहम तरीन मौके पर कि जब वफाकी बजट पेश होना था और सिंध हुकूमत ने अपना बजट पेश करना था सूबाई, उस मौके पर एमक्यूएम कराची के हक़ के लिए आवाज़ उठाती, मगर वो इस तनाज़े में उलझ पड़ी। मुस्तफ़ा कमाल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को इंतहाई मशकूक समझा जा रहा है खुद एमक्यूएम के हलकों के दरमियान, और जो मुस्तफ़ा कमाल के हवाले से लोग नरम गोशा रखते हैं, वो हल्के भी ये कह रहे हैं कि ये जो टाइमिंग है, ये इंतहाई पुरअसरार है। मुस्तफ़ा कमाल साहब से वफाकी बजट इजलास में शरीक होते हुए जब एक सवाल पूछा गया कि वो कराची के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे, कराची के लिए कोई बात करेंगे, तो उनका जवाब ये था कि पैसे ही नहीं है, अब क्या बात करें। यानी वफाक के हवाले से उनके दिल में जो नरमी है, हुकूमत के हवाले से उनके दिल में जो नरमी है, वो तो ज़ाहिर-ओ-बाहर है, मगर जब वो अपनी ही जमात के लोगों के साथ गुफ्तगू करते हैं, तो उन्हें बेगैरत भी कहते हैं, उन्हें उल्लू के पट्ठे भी कहते हैं, और अपनी ज़बान मज़ीद दराज़ करते हुए वो निजी महफ़िलों में गालियाँ तक बकते हैं। उनमें एक हिजान पाया जाता है, वो जब गुफ्तगू करते हैं तो तू और तुम से बात करते हैं, और ये जो उनका अपने लिए जो सीग़े तकल्लुम वाहिद का इस्तेमाल है, वो तकरार को पहुँचा हुआ है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए वो ह्यूमिलिएशन की हद तक आ जाते हैं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जिस तरह सहाफ़ियों को तुम कहकर मुखातिब किया और तू कहकर मुखातिब किया, वो सब इंतहाई मायूब है। अफ़सोसनाक अमर ये है कि सहाफ़ियों के अंदर भी अब कोई हमीयत इस तरह की बाकी नहीं रही है कि वो इस मामले पर एतराज़ उठाए। एक ज़माना था कि जब वर्किंग जर्नलिस्ट जो है, नामा निगार है, जो रिपोर्टर्स हैं, वो ऐसी महफ़िलों से उठ जाया करते थे और एहतजाज किया करते थे, और इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसों का बायकॉट कर दिया करते थे। मगर अब ये चलन भी गायब हो गया है। बहरहाल मुस्तफ़ा कमाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जो माहौल गर्म किया था, वो माहौल अब भी बरकरार है, और इस फ़ज़ा में जो ग्रुप्स हैं, वो मज़ीद सामने आ रहे हैं। आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जो ग्रुप्स एमक्यूएम के अंदर पाए जाते हैं, उनमें एक ग्रुप मुस्तफ़ा कमाल का है, एक ग्रुप डॉक्टर फारूक सत्तार का है, और एक ग्रुप खालिद मकबूल सिद्दीकी का है। इन तीनों ग्रुप्स को इकट्ठा किया गया था फरवरी 2024 के इलेक्शन में, और मकसूद इसका ये था कि कराची में जो पीटीआई का फैलाव था और पीटीआई की जो हिमायत थी, इमरान खान को जो पज़ीराई हासिल हो गई थी, उसका सद्दिमाप किया जा सके।
तब भी जब ये इलेक्शन में जा रहे थे, ये बात बिल्कुल वाज़ह थी कि एमक्यूएम अवामी सतह पर अपनी पज़ीराई खो चुकी है और एमक्यूएम के किसी भी हलके में 5 और 10,000 वोटों के दरमियान ही वोट बैंक बाकी रह गया है, वो किसी भी हलके में ये क़ुव्वत नहीं रखती। एमक्यूएम का कोई भी रहनुमा इससे मुख्तलिफ दावा करता है, तो वो हक़ाइक़ के बिल्कुल बरख़िलाफ़ है। कराची की बाहें एमक्यूएम के हवाले से सिमट चुकी है और ग्रास रूट लेवल पर मौजूद एक जमात के हवाले से अब गली कूचों मोहल्लों में कोई भी हिमायत बाकी नहीं रह गई है। चाहे वो अल्ताफ़ हुसैन की मौजूदगी हो और चाहे अल्ताफ़ हुसैन के बगैर हो, किसी भी किस्म की कोई हिमायत उर्दू स्पीकिंग तबके में अब इस जमात के लिए मौजूद नहीं रही है और इसका सबब इनके यही वो गोरख धंधे हैं जो कराची के हुकूक के हवाले से इनकी सौदेबाजियों का यही तासुर है, इनकी यही बाहमी लड़ाइयाँ हैं और इनका यही छोटापन, छिछोरापन और वाक़यात और मामलात को देखने के लिए इनकी वो सतही रविश है, जो अब उर्दू स्पीकिंग तबके को इनसे नाला बरगिश्ता और दूर कर चुकी है। अब ये बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है कि ग्रुप्स इकट्ठे होकर भी कोई बड़ा कारनामा सरअंजाम दे सकें, मगर इस दौरान जो खबरें हैं, जो इत्तलात हैं, वो ये कि नाराज़ बैठे हुए, दूर परे बैठे हुए रहनुमा भी अब इन ग्रुपों में शामिल होने के बजाय या एमक्यूएम के इकट्ठ में शामिल होने के बजाय खुद को नए-नए ग्रुपों में ढाल रहे हैं। एक इत्तला ये है कि शाहिद पाशा नाम के एक साहब हैं, जो तंज़ीमी कमेटी के भी अहम ज़िम्मेदार रहे हैं और मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियाँ सँभालते रहे हैं, वो भी सरगर्म अमल हो गए हैं। उनके एक ऑडियो मैसेज का भी चर्चा है, जिसमें वो एमक्यूएम के तकरीबन सोहेल वड़ाइच बन गए हैं। जिस तरह सोहेल वड़ाइच साहब ये कह रहे हैं कि वफ़ाकी हुकूमत जुलाई के बाद गिरावट की शिकार होगी, तनज़्ज़ुली की शिकार होगी। इस तरह वो भी अपने उस ऑडियो मैसेज में ये कह रहे हैं कि जुलाई के बाद एमक्यूएम के अंदर गंद साफ़ होना शुरू हो जाएगा। एमक्यूएम का ये गंद कौन-सा है, उसकी तरफ उन्होंने अपने उस ऑडियो मैसेज में इशारा भी किया है। वो मुस्तफ़ा कमाल पर भी गरजते बरसते नज़र आ रहे हैं और डॉक्टर फारूक सत्तार पर भी गरजते बरसते नज़र आ रहे हैं। बहरहाल वो 3 ग्रुपों का जो इकट्ठ था, वो इस वक़्त फासलों पर चला गया है। एक तरफ खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं, जो एमक्यूएम के एक बड़े ग्रुप को लीड करते हैं और जब बड़ा ग्रुप आप कहते हैं, तो ये अवामी सतह का बड़ा ग्रुप नहीं है, बल्कि कुछ जो रहनुमा एमक्यूएम के हैं, वो ज़्यादातर उनके साथ हैं। एक दूसरा ग्रुप जो डॉक्टर फारूक सत्तार का था, वो भी इस वक़्त नाराज़ है, दूर परे है और इस वक़्त बड़े किसी भी प्रोग्राम में शरीक नहीं हो रहा। तीसरा ग्रुप मुस्तफ़ा कमाल का है, वो खुद को एमक्यूएम तो कह रहा है, मगर एमक्यूएम जो मरकज़ी है, वो इन्हें अब कबूल नहीं कर रही और इत्तलात ये है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मुख्तलिफ ताकतवर हलकों में ये मैसेज दिया है कि उन्हें अब इस ग्रुप से निजात पाने की ज़रूरत है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब अपने निजी महफ़िलों में ये तासुर भी दे रहे हैं और अल्फ़ाज़ से ये बात बयान कर रहे हैं कि कुछ अहम तरीन मनासिब पर बराजमान लोग हैं, जो रीशफ़लिंग के शिकार होंगे, उनके मनासिब तब्दील होंगे और उसके साथ ही मुस्तफ़ा कमाल साहब अपनी मौत आप मर जाएँगे, उनका वजूद मादूम हो जाएगा कराची से। ये वो क्यों कह रहे हैं, किस तनाज़ुर में कह रहे हैं, इसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार ग्रुप ये कह रहा है कि ये वो मौका है वफाकी बजट की मंजूरी का कि जिसमें दोबारा गवर्नरशिप हासिल करनी चाहिए और कामरान टेसोरी को इस मनसब पर बहाल कराना चाहिए। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब की इस बात को कोई पजीराई नहीं मिल रही खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से भी और मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप की जानिब से भी। इसलिए तकरीबन नामुमकिन होगा कि डॉक्टर फारूक सत्तार के इस मुतालबे के हक में खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल मिलकर कोई वफाकी बजट में परेशानी पैदा कर सकें। ज़ाहिर है ये तमाम के तमाम लोग किसी दया और अता की वजह से पार्लियामेंट में जाने में कामयाब हो सके हैं। लिहाजा इनकी जो कामयाबियाँ हैं वो दरअसल कामयाबियाँ नहीं है, तो ये अपनी ऐसी कोई पोज़ीशन इख्तियार नहीं कर सकते जो ताकतवर हलकों की मर्ज़ी के बरख़िलाफ़ हो। मगर फारूक सत्तार साहब बज़िद है कि कामरान टेसोरी को सौदेबाज़ी का हिस्सा बनाना चाहिए गवर्नर सिंध के हवाले से। बहरहाल ये एमक्यूएम का वो तनाज़ुर है और एमक्यूएम की वो लड़ाइयाँ हैं जो पाकिस्तान के कौमी हालात में इंतहाई ख़तरनाक मौके पर जारी है। वफाकी बजट में कराची के लिए क्या होना चाहिए, ये इनका मौज़ू नहीं है। कराची को कुछ नहीं मिला, कोई नया उसके लिए मंसूबा नहीं है, ये उनका मौज़ू नहीं है। इनका मौज़ू तो सिंध हुकूमत का बजट भी नहीं है। अगरचे आज जब मुराद अली शाह ने सिंध हुकूमत का बजट पेश किया,
तो एमक्यूएम ने एक एहतजाज तो ज़रूर किया है, लेकिन आप हैरान होंगे कि एमक्यूएम के 2 ग्रुपों ने अलग-अलग अपने इजलास किए और एक ग्रुप बज़िद था कि हमें बायकॉट नहीं करना चाहिए और एक ग्रुप ये चाह रहा था कि नहीं, हमें बायकॉट करना चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल का ग्रुप अलग नहीं होना चाह रहा था, बायकॉट नहीं करना चाह रहा था, और जो खालिद मकबूल सिद्दीकी का ग्रुप है वो बायकॉट करना चाह रहा था। बहरहाल एमक्यूएम ने एक फैसला तो कर लिया आज बायकॉट के हवाले से, मगर ये जो इख्तिलाफ है ये सिंध असेंबली में भी वाज़ेह तौर पर नज़र आया उनका। मगर मुराद अली शाह साहब की तरफ से बजट पेश करने से कबल जो सिंध काबीना का इजलास हुआ उसमें सिंध हुकूमत के इख्तिलाफात भी वाज़ेह तौर पर सामने आ गए। सिंध काबीना के इजलास में 2 अहम तरीन वज़रा शरीक नहीं हो रहे थे। मोहम्मद बख्श महर काफ़ी अरसे से वज़ीर आला सिंध के साथ एक तनाज़े में हैं और इस मामले में बिलावल भुट्टो साहब बार-बार मुदाखलत करते रहे हैं। ये बिलावल भुट्टो साहब के हमजमात हैं और उनके बचपन के दोस्त भी हैं। चुनांचे मोहम्मद बख्श महर की एक ख़ास और यूनिक हैसियत है इस कैबिनेट में जो मुराद अली शाह की कैप्टनसी में चल रही है। मोहम्मद बख्श महर मुराद अली शाह से मुकम्मल तौर पर नाराज़ हो चुके हैं और वो सिंध काबीना के इजलास में शरीक होने पर तैयार नहीं थे। दूसरे अहम तरीन वज़ीर सीनियर वज़ीर है शर्जील मेमन, जो खुद वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं और इस हवाले से अपनी लॉबिंग करते रहते हैं। इसका जायज़ा हम ले चुके हैं, पिछले व्लॉग में मैं तफसील से इस पर बात कर चुका हूँ। वो भी इस इजलास में शरीक नहीं हुए। अगरचे इन 2 वज़रा की नाराज़ियों के पस मंज़र में सिंध काबीना के इजलास की शिरकत का मामला मुख्तलिफ बयान किया जा रहा है। चुनांचे ऐसा हुआ कि मुराद अली शाह ने बिलावल भुट्टो साहब से राब्ता किया। बिलावल भुट्टो साहब ने मोहम्मद बख्श महर से राब्ता किया और वो सिंध काबीना के इजलास में शरीक तो हो गए, मगर उन्होंने काबीना के इजलास में कोई ख़ास पार्टिसिपेशन नहीं की। वो खामोश रहे और पूरे इजलास को खामोशी से सुनते रहे। दूसरी तरफ शर्जील मेमन साहब आखिरी वक्त तक इजलास में शरीक नहीं हो सके। तो सिंध कैबिनेट में ये जो इख्तिलाफ है ये बाद में पार्लिमानी अरकान के इजलास में भी वाज़ेह नज़र आया, जब पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी अरकान का जो इजलास था कैबिनेट के बजट से पहले, उसमें काफ़ी अरकान जब शरीक नहीं हुए तो इस अदम दिलचस्पी को महमूल किया गया मुराद अली शाह की नाराज़गी पर। मुराद अली शाह का मुस्तकबिल भी तारीकियों के साए में है और कहा यह जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में वज़ारत आला का ये मनसब बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस आने वाला है तब्दीली के हवाले से। मगर मुराद अली शाह से जो वज़रा का इख्तिलाफ है, अरकान सूबाई असम्बली का इख्तिलाफ है, वो ज़ाहिर व बाहिर है, वो बिल्कुल अयां है और कहा यह जा रहा है कि बहुत सारे वज़रा इस पर मुत्तफ़िक हो चुके हैं। बिलावल भुट्टो साहब को सिर्फ कन्विंस किया जा रहा है और बिलावल भुट्टो साहब को आसिफ अली ज़रदारी साहब भी मुतअद्दिद मरतबा कह चुके हैं। उधर वफाकी काबीना में भी तब्दीली के इशारे हैं। खुद वज़ीर आज़म का मुस्तकबिल भी तारीकियों के साए में है। जिन वज़रा के हवाले से कहा जा रहा है कि उनकी वज़ारतों में तब्दीलियाँ हो सकती हैं, उनमें आज़म नज़ीर तारड़ साहब शामिल हैं, उनमें खुद मोहसिन नकवी के बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें वज़ारत ख़ारिजा ही सौंप देनी चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब को वज़ारत दाखिला देने के इशारे हैं। इसी तरह इसहाक डार को वज़ारत ख़ज़ाना में वापस लाने का भी इशारा मौजूद है। यह इसी किस्म की खबरों के दरमियान ये खबरें भी है कि एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से तबीयत ऊब गई है और उन्हें काबीना से निकाल बाहर करने की भी तैयारियां हैं। ख्वाजा आसिफ ने गुज़िश्ता रोज़ ज़मीर को अपने याद करते हुए कहा कि ज़मीर उन्हें कछुके लगा रहा है कि वो इसका एतराफ़ करे कि गुज़िश्ता दौर में जो आइन साज़ी होती थी उसमें फ़ौजी शरीक होते थे। ज़मीर साहब उन्हें माज़ी के हवाले से तो तंग करता है मगर हाल के हवाले से तंग नहीं करता। ये ज़मीर साहब वो ज़मीर साहब है जो वक़्त और मौका देख कर जागता है और हाल फ़िलहाल की बातों के हवाले से ये ज़मीर साहब सोए रहते हैं। ऐसा मौका परस्त ज़मीर जो माज़ी के हवाले से तो जागता हो, तारीख़ तो कहलाता है मगर कोई हमारे लम्हे हाल को, हमारे हाल को तब्दील करने में मौसर साबित नहीं होता। चुनांचे उन्हें माज़ी की उस कानून साज़ी और आइन साज़ी के हवाले से फ़ौजियों की शिरकत पर तो ऐतराज़ है, जिसके बारे में कहा यह जा रहा है कि ये जो आइन साज़ी और कानून साज़ी हो रही थी, ये फैटिव के हवाले से हो रही थी और चूँकि ये कानून पूरे का पूरा दरअसल
लॉ एंड ऑर्डर से मुताल्लिक था, अंदरूनी दहशतगर्दी से मुताल्लिक था, तो इसमें फ़ौजी हवालों से जो शिरकत है वो मंतकी भी है, लेकिन जो उन्हें 26वीं और 27वीं तरमीम है जिसके मसौदे उनके वज़ीर के पास तक मौजूद नहीं थे। आज़म नज़ीर तारड़ साहब असेंबली में कह रहे थे कि अभी तक उनके पास इसका मसौदा ही मौजूद नहीं है, और जिसके लिए लास्ट आखिरी मौके पर जिस तरह एक मदारी तमाशा दिखा रहा होता है, एक टोपी से वो कबूतर निकाल लेता है, रुमाल से वो कबूतर निकाल लेता है, इस तरह ये दोनों तरामीम पेश हुई। उसके हवाले से उनके ज़मीर ने कोई कचोका नहीं लगाया। ये ज़मीर साहब उस वक़्त खामोशी से सोए रहे, जबकि वो अभी इसी दौर की तारीख़ का हिस्सा है। ये दरअसल इशारा है कि कल जब वो वज़ारत में मौजूद नहीं होंगे, तो ये ज़मीर साहब फिर जागेंगे और फिर उनको एहसास दिलाएँगे और फिर ये आज की कहानियाँ सुनाएँगे। ये मुस्लिम लीग नून का पुराना तर्ज़ अमल है, पुरानी रविश है, वो इसी तरह किया करती है, ये तारीख़ का हिस्सा है। यही वो पूरा तनाज़ुर है जिसमें मुस्लिम लीग नून के मुस्तक़बिल के हवाले से सवालात उठ रहे हैं, और कहा ये जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट के कुछ हिस्से इनसे बिल्कुल नाराज़ हो गए हैं। क्या वाक़ईतन ऐसा हो पाएगा? इस हवाले से जो पेशरफ़्त होगी आपको आगाह रखेंगे। आज के लिए यही कुछ। मोहम्मद ताहिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।